गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कक्षा नवम के एक चैप्टर है चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चुनाव की राजनीति क्या है। चुनाव की राजनीति का सही अर्थ है तमाम देश भर में हर एक स्थानों पर चुनाव की प्रक्रिया देश भर में होती आ रही है और विभिन्न रूपों से हमारे देश भर में चुनाव होता आ रहा है, चाहे वह राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायती राज व्यवस्था हो। लगभग सभी प्रकार के देश के विकास हेतु चुनाव की जरूरत है। चुनाव आखिर जरूरत क्यों है? मैंने लिखा है कि भारत जो है वह एक लोकतांत्रिक देश है। दरअसल उससे पहले हम बात करेंगे कि भारत जो है लोकतांत्रिक अर्थात प्रजातांत्रिक देश है। यानी आपने पढ़ा भी होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यानी लोगों का यहां शासन चलता है। यहां शासन का दायित्व जनता के हाथ में है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां चुनाव के कारण ही जनता अपने प्रतिनिधि को कार्य के अवसर प्रदान करती है। आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्शन होता है तो जनता अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वो जिसको चाहता है उसी को चुनता है और प्रतिनिधि यदि जनता के अनुकूल कार्य करते हैं, जनता को क्या चाहिए, कैसा विकास चाहिए, किस तरीके का काम जनता के बीच का होना चाहिए, तो जनता जिस प्रतिनिधि को चुनते हैं और यदि वे प्रतिनिधि जनता के अनुकूल कार्य करते हैं, अगर जनता को दिखता है कि नहीं भाई जिनको हमने मतदान किया वह व्यक्ति हमारे क्षेत्र का विकास किया, तो उन्हें पुनः काम करने का अवसर जनता प्रदान करती है और पुनः उन्हें जीत हासिल होती है। जनता फिर से उनको मतदान देती है और वह जीत हासिल करके अपने पद पर काबिज रह जाते हैं। लेकिन यदि प्रतिनिधि जनता के प्रतिकूल काम करती है, अच्छा से काम नहीं करती है, तो जनता उन्हें आगामी आने वाले चुनाव में, मैंने लिखा है, उन्हें पुनः अवसर प्राप्त होता है। कब? जब वह जनता के प्रतिकूल कार्य करता है तब। अन्यथा जनता उन्हें हटाकर आगामी चुनाव में दूसरे प्रतिनिधि को चुनती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर अच्छा से काम करेंगे तो मौका जनता पुनः देगी और जब अच्छा से काम नहीं करेंगे तो जनता स्वाभाविक है कि ऐसे प्रतिनिधि को बदलने का अधिकार रखती है। अगर चुनाव नहीं होता तो क्या होता? यदि चुनाव नहीं होता तो एक ही आदमी एक बार कुर्सी बैठ जाता और उसका अपना शासन चलता, जैसा कि पहले होता था। पहले एक शासन पद्धति विश्व भर में थी, राजतंत्र। राजतंत्र क्या था कि राजतंत्र एक ऐसा शासन था जहां शासन वंशानुगत होते थे। पिता है, उसके बाद पुत्र बैठेगा, उसके बाद उसका पुत्र बैठेगा और यहां पर चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन विश्व भर में जब लोकतंत्र कई देशों में लागू हुआ तो वहां शासन का दायित्व जनता के हाथ में चला जाता है। जनता खुद अपने प्रतिनिधि को चुनती है और चुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनता अपनी इच्छा, अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुन सके, बदल सके। अगर चुनाव नहीं होते तो यह परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती कि जनता अपनी इच्छा का प्रयोग कर अपने प्रतिनिधि को बदलने की शक्ति रखते। तो यही फायदा है चुनाव से। चुनाव से ही फायदा है कि जनता अपने प्रतिनिधि को बदलने का अधिकार रखती है। अब हम मानेंगे कि चुनाव लोकतांत्रिक है, तो कैसे मानेंगे हम? आखिर कौन सी स्थितियां होगी, कौन से सिस्टम अपनाए जाएंगे कि हम उसे लोकतांत्रिक शब्द का नाम दे सकेंगे? तो पहला आता है हर एक कोई को मत देने का अधिकार हो। जितना आदमी जन्म ले धरती पर, जिस देश का वह नागरिक है, उस देश के नागरिक को अपने वोट देने का अधिकार, जिसकी आयु 18 वर्ष हो और वह जिस देश में जन्म लिया हो, जिसे देश की नागरिकता प्राप्त हो,
उसे वोट देने का अधिकार हो। अगर वो वोट देता है तो वोट का अधिकार भी समान हो। ऐसा नहीं हो कि अगर स्त्री पुरुष में भेदभाव, पुरुष के मतदान को वैल्यू दिया जा रहा है, स्त्रियों के मतदान को कम वैल्यू दिया जा रहा है, अगर ऐसा होने लगेगा तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। चुनाव में स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, कोई भी हो, अगर मतदान कर रहे हैं तो उनके मतदान की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। उसके बाद आता है कि विकल्प की गुंजाइश हो, पार्टी उम्मीदवार के रूप में विकल्प पेश करे। चुनाव में सब पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हर एक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारे। अब एक को पार्टी चुनाव लड़े और अपना एक आदमी को खड़ा कर दे तो निर्विरोध जीत जाएगा, तो फिर कंपटीशन होगा कैसे? जनता किसको चुनेगी भाई? एक वो आदमी है तो वोट पड़े चाहे नहीं पड़े वही जीत जाएगा। लेकिन अगर एक से अधिक पार्टियां चुनाव लड़े तो स्वाभाविक है एक से अधिक उम्मीदवार भी मैदान में होंगे। अब जनता उनमें चुनेगी कि हमको किसको चुन के है ना संबंधित स्थान पर भेजना है, लोकसभा भेजना है, विधानसभा भेजना है, मुखिया बनाना है, सरपंच बनाना है। कब? जब जनता के बीच क्या होंगी एक से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हों। ये नहीं कि एक को पार्टी रहे और वही अपने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारे। चुनाव का अवसर नियमित अवधि में, ऐसा नहीं है। चुनाव हर बार 5 साल में हमारे देश भर में होता है। लगभग सभी प्रकार चुनाव 5 साल पर होता है। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल तक एक आदमी राज करते रह जाए, 15 साल के बाद चुनाव नहीं। चुनाव तो 5 वर्ष पर हो। अगर जनता उनको मौका दे रही है तो फिर वो राज करें। इसके बाद आता है चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो। लोग बूथ छापामारी ना हो, डरा धमका के किसी को मतदान देने नहीं दिया जाए। कहने का मतलब है निष्पक्ष होना चाहिए कि जनता जिसको चाहती है उसको दे सके। तो ऐसी अगर चुनाव की पद्धतियां अपनाई जाएगी तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? चुनाव के लोकतांत्रिक आधार मानेंगे। अब चुनाव हमारे देश में 2 तरीके का होता है। पहला एक को आम चुनाव बोलते हैं और दूसरा को उपचुनाव बोलते हैं। अब आम चुनाव क्या है? तो आम चुनाव वैसे चुनाव जो एक ही दिन और छोटे अंतराल में अलग अलग दिन होते हैं। अगर कहने का सही अर्थ है कि एक के दिन वोटिंग हो रहा है, कोई चरण में जिसका बोलते 5 चरण में हो, 6 चरण में हो, 7 चरण में हो, ऐसे अगर चुनाव हो रहा है 7 चरण में हो रहा तो एक एरिया में एक के बाद सब जगह हो रहा है ना। तो लेकिन लिखा है कि एक ही दिन और छोटे अंतराल में, इन्हें कि आज हुआ और फिर 20 दिन बाद हो रहा है, ऐसा नहीं। आज हुआ फिर 2 दिन के बाद दूसरे जगह हो रहा है ना। तो एक छोटा अंतराल में एक ही दिन कई स्थान पर अगर मतदान हो रहा है तो ऐसे चुनाव को हम लोग आम चुनाव बोलते हैं, ठीक ना। और दूसरा आता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या है कि आम चुनाव के बाद यह चुनाव अपनाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपचुनाव। उपचुनाव जब निर्वाचित सदस्य की मृत्यु, जिसको एक बार वोट पड़ा आम चुनाव में जीत गया और संजोग बस ऐसे प्रतिनिधि किसी कारण से डेथ कर गया या वो आदमी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तो पद खाली हो जाएगा। डेथ कर जाएंगे या त्याग पत्र देंगे तो सीट क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर से उस सीट के लिए क्या होंगे? चुनाव। तो ऐसे चुनाव को क्या कहेंगे? उपचुनाव। क्या बोलेंगे? उपचुनाव। अब हम लोग यहां पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में ही नहीं, लगभग विश्व के तमाम देशों में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने पक्ष में जनता को करने के लिए एक अपनी चुनाव चिन्ह निर्धारित करती है। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें निर्वाचन आयोग के द्वारा एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। लेकिन
जितनी भी पार्टियां हैं, लगभग सभी प्रकार की पार्टी का अपना एक चुनाव चिन्ह होता है, जिससे कि वह जनता को अपने चुनाव चिन्ह के प्रति है ना लोगों को बता सके, समझा सके, जनता के बीच अपनी बातों को रख सके। जैसे हम देखते हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। क्या है? कमल। कांग्रेस है ना, कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा छाप है, पंजा। जदयू का जो चुनाव चिन्ह है, जनता दल यूनाइटेड जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर। राजद, राष्ट्रीय जनता दल, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। फिर उसी तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसुआ हथौड़ा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? हसुआ हथौड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? घड़ी। बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? हाथी। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या हो गया? साइकिल। ऐसी कई पार्टियां हैं जिसके अपने चुनाव चिन्ह हैं, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या राजकीय पार्टी हो, सभी पार्टियों का अपना एक चुनाव चिन्ह है। अब यही चुनाव चिन्ह, ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को एक चुनाव चिन्ह प्रदान करती है ना, और इसी चुनाव चिन्ह के भरोसे उम्मीदवार मैदान में चुनाव लड़ते हैं, और इसी चुनाव चिन्ह को है ना मतदान की तिथि के दिन जनता जो होती है मत पेटियों में या तो वोटिंग ईवीएम मशीन के माध्यम से चुनाव करती है, या बैलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो जनता इसी चीजों को देखती है कि वह जिस व्यक्ति को चुनने जा रही है वह किस पार्टी का उम्मीदवार है, और उसी के चुनाव चिन्ह के समक्ष वह अपना क्या करते हैं? बटन दबाते हैं, मोहर लगाते हैं, तब जाकर उनका क्या होता है? मतदान होता है। अब आएंगे हम निर्वाचन क्षेत्र। अब तो यहां तक मान लिया जाए सरकार जो है, पार्टियां या जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सभी अपने अपने पार्टी के एक चुनाव चिन्ह रखते हैं। अब आता है मामला निर्वाचन क्षेत्र में। निर्वाचन क्षेत्र क्या है? जनसंख्या के हिसाब से जब क्षेत्रों का बंटवारा होता है, कितना आदमी इस क्षेत्र में है, 1 लाख है, 50,000 है, 7,000 है, 10,000 है, तो उसके हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा होता है। अभी हम लोग नवादा जिले में हैं, तो हम लोग वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। इसका मतलब हमारा निर्वाचन क्षेत्र क्या हो गया? वारिसलीगंज विधानसभा हो गया। अगर लोकसभा की बात करते हैं तो हम लोग पकड़ीवाला बढ़ते हैं, हमारा जिला नवादा है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, तो हम लोग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं, है ना। तो हम लोग एक निर्वाचन क्षेत्र बटा हुआ है। देखिए लिखा है बिहार विधानसभा में कुल 243 निर्वाचन क्षेत्र है। बिहार विधानसभा में कुल कितना निर्वाचन क्षेत्र है? 243। अभी हम आपको यहां पर एक बात बताएंगे कि लोकसभा में 543, हम लोगों के भारत में लोकसभा में 543 सीटों पर चुनाव होता है, लेकिन मैंने बाद में आपको चर्चा किया कि 545 भी हो रहा है। देखिए लोकसभा में 543, संविधान के अनुसार अधिकतम 552। हमारा जो संविधान है उसमें लिखा है कि अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। और 530 सदस्य राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी अगर जो 552 अगर पूरा होगा, देख लीजिए आप, है ना, तो कभी कभी 550 पर भी हो रहा है, तो जिसमें 530 जो होगा वह राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे 530, और 20 जो होगा, मान लिया जाए 545 पर ही हो रहा है ना, तो 530 सदस्य जो होंगे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, और 20 सदस्य जो होंगे संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, है ना, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित होंगे। 2 ऐसा सदस्य होगा जिसको राष्ट्रपति खुद चुनेंगे, जो एंग्लो इंडियन होना चाहिए। वर्तमान में देखिए हमने लिखा है कि 545 सदस्य, मैंने भी कहा था ना कि लोकसभा में 543, लेकिन अभी वर्तमान जो समय चल रहा वहां कितने सीटों पर चुनाव हो रहा? 543 सदस्यों पर।
मैं अगले दिन फिर आऊंगा और आपको कक्षा 9th के आगे इसी चैप्टर से जुड़े हुए तथ्यों को बताऊंगा। दैट्स ऑल, आई मीट यू नेक्स्ट डे। थैंक यू।